दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने सिटकुल आदि के बावजूद जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसी संस्था ने ये कहा है कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की वृद्धि दर 9.5% से ऊपर है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है बेरोजगारी की वृद्धि दर। तो दूसरा यार्डस्टिक, एक तो पलायन रुकना चाहिए था, दूसरा यार्डस्टिक जो है बेरोजगारी कम आनी चाहिए थी, वो नीचे आना चाहिए था उसका इंडेक्स, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। आज ये सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में इस समय पिछले 7 वर्षों के अंदर 12,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही है। आप अंदाज लगाइए, एक तरफ आसमान की तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ औसत आय में वृद्धि उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति की जो है वो 12,000 रुपये की हो रही है सालाना, जो है एक बड़ा भारी मिसमैच है। इस मिसमैच को एक सेकेंड देखिए, 2013-14 में 71,000 थी प्रति व्यक्ति औसत आय, उसको 2017-18 में वो औसत आय बढ़ करके 1,73,000 पहुंची, और आज 7.5 साल के बाद वो आय फिर से ठहर गई है। वो आय फिर से ठहर गई है इन वर्षों के अंदर, इसमें केवल 50,000 की वृद्धि हुई है। सालाना वृद्धि जो है 50,000 का औसत आ रहा है। तो ये जो वृद्धि है, टोटल वृद्धि 7.5 साल के अंदर जो है वो वृद्धि जो है अस्वीकार्य है। तीनों मापदंडों में, प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड में, रोजगार के मापदंड में और पलायन को रोकने के मापदंड में, हम ये समझेंगे कि हम अपने प्रारंभिक जो हमारा चरण था, जो प्रारंभिक उछाल था, उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाए। और मैं आज भी कहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम संसाधनों का ठीक तरीके से नियोजन करें तो हम इन संसाधनों के बल पर जो है 5 साल के अंदर पर कैपिटा इनकम को तिगुना कर सकते हैं, लगभग तिगुना कर सकते हैं, और वो तिगुना हमको करना चाहिए। तब हमारे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, तब हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे जिस लक्ष्य के लेकर के राज्य निर्माण हुआ, जिसके लिए शहीद हुए, और जिसके लिए हम लोग भी जो है, जो राजनीतिक दल थे, ये इनकी पार्टी जरा सा पहले आ गई, हमारी पार्टी जरा सा बाद में सम्मिलित हुई, हम भी जो है राज्य आंदोलन में सम्मिलित हुए। लेकिन तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए ये जो मिसमैच है दोनों चीजों के बीच में, ये मिसमैच हमको दूर करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आपकी बात जगह ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बात आपने अभी कही वो शायद उत्तराखंड की जनता को आप 2022 में नहीं समझा पाए, और 2022 में जबकि उत्तराखंड में रिवाज रहा सरकार बदलने का, आपकी सरकार नहीं आ पाई और निशंक जी की पार्टी की सरकार आ गई, तो जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि चुनाव के दिनों में मैंने लोगों से कहा कि हमारे पास वो रोड मैप है, जिस रोड मैप के आधार पर हम 5 साल के अंदर प्रत्येक उत्तराखंडी की, कम से कम प्रत्येक उत्तराखंडी की, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रत्येक उत्तराखंडी की आय को, न्यूनतम आय को 5 लाख तक पहुंचाएंगे, और अधिकतम आय हमने कहा 7.5-8 लाख के करीब होगी। कुछ क्षेत्रों के अंदर जहाँ ग्रोथ तीव्र है, उन क्षेत्रों के अंदर ये आय और बढ़ेगी करके, लेकिन हम नहीं समझा पाए, क्योंकि देश उस समय केवल एक ही संगीत सुन रहा था, मोदी 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 का। तो उस संगीत में हमारी जो वास्तविकता के धरातल वाली पुकार थी या हमारी बातें थी, वो लोगों तक नहीं। उत्तराखंड में तो वो संगीत लोकसभा चुनाव में भी चला। उत्तराखंड में तो लोकसभा चुनाव में संगीत चला, उत्तर प्रदेश में नहीं चला, लेकिन उत्तराखंड में चला। 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि देश तो कहीं ना कहीं इसके लिए देश में बदलाव आ रहा है। 2024 में देश धीरे धीरे करवट बदलने लगा, महाराष्ट्र से, बंगाल से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से। लेकिन जरा सा हम दूर थे, हम 400 के पार के ख्वाबों में रह गए और उसी में जो है भटक करके रह गए। तो इसलिए हम हार गए। लेकिन अब उस हार को चर्चा आगे के लिए वास्तविकता के धरातल पर लोगों को लाने के लिए राजनीतिक दल के रूप में हमको एक भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे। मैं चर्चा में निशंक जी को लाना चाहूंगा। निशंक जी, ऐसे बताइए,
बड़ी चर्चा चलती है डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और केंद्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और एक प्रश्न मेरे मन में कौनता है कि डबल इंजन की सरकार, आमतौर पर आप वही कहेंगे बहुत फायदा होता है, लेकिन क्या जब केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार हो और राज्य में भी हो तो राज्य सरकारों को जरा बोल्ड डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत आती है? क्योंकि कई बार केंद्र का दबाव होता है, ये मत करिए वो मत करिए। अगर विपक्ष की सरकार हो तो आप लड़ सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, तो जो बोल्ड फैसले लिए जाने चाहिए वो दिक्कत आती है डबल इंजन की सरकार में। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की इस बात से तो मैं हमेशा सहमत हूँ, या ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। सरकार ये आए भी आए, इनकी आए उनकी आए किसी की आए, लेकिन विभिन्न विभागों का जो रास्ता है और टारगेट है उस निश्चित होना चाहिए। हमारी इस राज्य की संभावनाएं क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा उस टारगेट पर पहुंचने का रास्ता क्या है और उसमें संसाधन क्या है, ये किसी भी राज्य को के लिए ज़रूरी है कि ये हो। फिर सरकार चाहे कोई भी क्यों ना आए, वो उसी रास्ते पर सबको चलना है ताकि राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाना है। और मुझे लगता है कि ये बनना ही होना ही चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात। और जहाँ तक गीत संगीत का बात है, अभी तो देश में नहीं दुनिया में भी मोदी का संगीत चल रहा है, बहुत दूर तक चल रहा है। ये संगीत अभी रुकने वाला भी नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इस संगीत में जो झंकार है वो भारत की है, पाश्चात्य नहीं है। ये संगीत थिरकनी केवल पैदा नहीं करता, ये उसमें जीवंतता भी देता है। अब जो आपने चर्चा की कि डबल इंजन की सरकार की बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है, बड़े शौक है लोगों को, पलायन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं, ये राज्य कैसा है, इसका रास्ता क्या है। यदि किसी के हाथ में उसकी बागडोर हो तो उसको क्या टारगेट है कि क्या करना है। सबसे पहले देखना चाहिए हम लोगों को इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं। आपको मालूम है कि इस राज्य की 70% वन क्षेत्र है। इस राज्य में केवल 30% ही जी भूमि है जिसमें मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है। अभी यदि मुंबई, दिल्ली, मेरठ और जो यदि 10 बड़े शहरों को हिंदुस्तान के देखने और वो केवल हमारे जो उत्तराखंड के लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको केवल इतना आह्वान हो जाए कि उत्तराखंड में आ जाएं, तो उनको मकान बनाने के लिए एक जगह तक नहीं मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी। मैंने अध्ययन किया, बोल रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ। आपकी बात को कौन, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास केवल 30% है, अब हमको उस पर नियोजन करना है। क्या हमारी प्राथमिकता है। जैसे हमारे पास 4 धाम, हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो काफ़ी अच्छा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक यदि देखेंगे तो वो हमारी आर्थिकी का हमारा जो पर्यटन है, लेकिन पर्यटन को और धार्मिक पर्यटन को दोनों को जोड़ नहीं सकते हम। पर्यटक आए, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास बेशुमार सौंदर्य भरी हजारों स्थान है। स्विट्जरलैंड भी इसमें बौना पड़ता है, ऐसा मेरा उत्तराखंड है, स्विट्जरलैंड भी बौना पड़ता है। उसका नियोजन हम किस रूप में कर सकते हैं, हर हाथ को काम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का जो मानस है वो है प्रतिभाओं का इधर निर्यात होता है साहब। प्रतिभाओं का आयात नहीं है, यहाँ निर्यात है, ये पूरी दुनिया में है। हाँ। इधर जाता है कोई प्रतिभाशाली है, जबरदस्ती गांव में कैसे रोक सकते हो तुम उसको। आज दुनिया में राज कर रहे हो। आज कौन देश है ऐसा जहां उत्तराखंड का निवासी ना हो, हर देश में है और अच्छे स्थान पर है। लेकिन वो हमारी रगों में खून बहता है कि हम देश के लिए औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति यहाँ सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमा पर कुर्बानी देता है और उसकी मजबूरी नहीं है। सेना में भर्ती होना वो केवल नौकरी के लिए नहीं, उसका जज्बा है, जुनून है, उसकी रगों में खून बहता है। मेरी बेटी MBBS करने के बाद बाहर चली गई थी और वो भी सेना में कमीशन लेकर के आज मेजर है। वो किसी ने नहीं बोला करो। अकेला राज्य है जिसके
2 अंचलों के नाम रेजिमेंट है, और गढ़वाल और कुमाऊं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोगों की जो एक फैशन जो बन गया, प्लीज इस फैशन को खत्म करिए। हाँ, गवर्नमेंटों को काम करना चाहिए। यहाँ का आयुर्वेद है, आयुषो वेद, आयुर्वेद का जन्मदाता है, संजीवनी बूटियाँ हैं, हम उसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, हम पर्यटन को कैसे कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो दुनिया के पास नहीं है।